वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सीसैट एग्जामिनेशन में जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस टॉपिक से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक है। जैसे नंबर सिस्टम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं हर एक साल में, सिमिलरली परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इज वेरी पॉपुलर टॉपिक। और पॉपुलर ये इसलिए भी है बिकॉज इस टॉपिक में कोई सेट पैटर्न नहीं है। हर एक क्वेश्चन को आपको सेपरेटली समझना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और आंसर निकल गया। दैट इज वाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान से हर एक क्वेश्चन को समझना है, अप्रोच को समझना है, और अगर समझते चलोगे तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन को तुम सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी कनेक्टेड ऑन टेलीग्राम तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो @ADITYAKT, और साथ में टेलीग्राम पे मैथ्स बाय आदित्य सर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं होता क्या है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। 5 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? परमुटेशन को हिंदी में कहते हैं क्रमचय। क्रमचय यानी कि क्रम से चयन करना, बेसिकली सिलेक्शन इन एन ऑर्डर, सिलेक्शन इन एन ऑर्डर, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड अरेंजमेंट। अगर एक ऑर्डर में सिलेक्शन कर रहे हो यानी कि एक अरेंजमेंट कर रहे हो, इजंट इट सो? और कॉम्बिनेशन इज संचय। संचय इज कलेक्शन विच इज सिलेक्शन विदाउट एनी ऑर्डर। स्ट्रेट अवे हमने एक साथ चीजों को कलेक्ट कर लिया, एक साथ चीजों को उठा लिया। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर 5 balls ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, वन इज रेड, वन इज ग्रीन, वन इज ब्लू, वन इज येलो एंड वन इज ऑरेंज। देयर आर 5 कलर बॉल्स। और पहला क्वेश्चन हो सकता है परमुटेशन की तरह से समझे तो हमें 5 बॉल्स को अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे? इफ वी हैव टू अरेंज 5 बॉल्स, तो 5 बॉल्स को अगर हम अरेंज कर रहे हैं यानी कि टोटल 5 प्लेसेस है अरेंजमेंट के लिए। पहले प्लेस पे किसको रखेंगे, सेकंड पे किसको रखेंगे, थर्ड पे किसको, फोर्थ पे किसको और फिफ्थ पे किसको। यही तो बात है। अब क्योंकि 5 बॉल्स है हमारे पास, तो पहले प्लेस पे रखने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है। या तो रेड बॉल को रखेंगे, या ग्रीन वाले को, या ब्लू को, या येलो को, या फिर ऑरेंज को। यानी कि पहले प्लेस के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है। अब किसी एक बॉल को हमने पहले प्लेस पे फिट कर दिया, लेट अस से रेड वाली बॉल को हमने पहले प्लेस पे फिट कर दिया, रेड वाली को पहले प्लेस पे फिट कर दिया। तो अब नेक्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास 4 ही ऑप्शन बचे, या तो ग्रीन आएगी, या ब्लू, या येलो, या फिर ऑरेंज। इजंट इट सो? यानी कि 4 ऑप्शन है हमारे पास सेकंड प्लेस के लिए। अब लेट अस से यहाँ पे हमने ब्लू बॉल को फिट कर दिया, ब्लू बॉल रख दी सेकंड प्लेस पे। अब थर्ड प्लेस के ऑप्शन बचे ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, यानी कि 3 ऑप्शन है। अब यहाँ भी किसी एक को रख देंगे, लेट अस से ग्रीन को रख दिया, तो अगले प्लेस के लिए 2 ऑप्शन और फिर एक ऑप्शन बचेगा। 2 ऑप्शन येलो और ऑरेंज बचे। अगर येलो को फिट कर दिया तो लास्ट में ऑरेंज को तो फिट करना ही पड़ेगा। यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 नंबर ऑफ वेज कितने आ गए हमारे, और इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन नहीं होगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे आ जाएंगे 120। टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 120। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं, एडिशन क्यों नहीं कर रहे हैं, इस बात को भी समझ लेते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे हमें अगर लिखा है और, इंग्लिश में और या फिर हिंदी में या, और इसी प्लेस पे क्वेश्चन में लिखा है एंड, यानी कि हिंदी में और। ठीक है, मतलब ये हुआ फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू सेलेक्ट ईदर ए और बी। ठीक है, ईदर ए और बी, यानी कि या तो हमें लेट अस से वॉवेल सेलेक्ट करना है या फिर कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन ऑफ इधर वॉवेल और कॉन्सोनेंट। और सेकंड हो सकता है कि वॉवेल भी सेलेक्ट करना है एंड कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करना है, यानी कि बेसिकली वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट दोनों को ही सेलेक्ट करना है। तो व्हेन वी आर सेलेक्टिंग वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल के सेलेक्ट करने के तरीके होंगे 5, कॉन्सोनेंट के होंगे 21, और दोनों को साथ में तो सेलेक्ट करना नहीं है, तो या तो वॉवेल सेलेक्ट करेंगे या तो कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करेंगे, दोनों को एक साथ तो सेलेक्ट नहीं करेंगे। वॉवेल सेलेक्ट करने के 5 वेज हो गए, कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने के 21 वेज हो गए। और क्योंकि दोनों को साथ में सेलेक्ट नहीं कर सकते, जब वॉवेल सेलेक्ट करेंगे 5 तरीके से हो जाएगा, जब कॉन्सोनेंट 21 तरीके से, और टोटल क्योंकि और है, और का हमेशा मतलब होगा एडिशन, और ऑलवेज इंप्लाइज एडिशन, यानी कि 26 वेज होंगे वॉवेल या फिर कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने के। अब सेकंड वाले तरीके में वॉवेल सेलेक्ट करने के तरीके तो 5 है, कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने के तरीके 21 है, बट इस बार हमें एंड है, यानी कि वी हैव टू सेलेक्ट वॉवेल एज वेल एज कॉन्सोनेंट, दोनों को ही सेलेक्ट करना है, वॉवेल को भी सेलेक्ट करना है और कॉन्सोनेंट को भी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखना है हमेशा, जहां पे भी और आएगा वहां पे एडिशन होगा, जहां पे भी एंड आएगा वहां पे मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 105 वेज आएंगे हमारे टोटल। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा बिकॉज हमें फर्स्ट प्लेस पे भी सेलेक्ट करना है, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी, फिफ्थ पे भी, तो देयर विल बी मल्टीप्लिकेशन। कॉम्बिनेशन की बात करें,
कि अगर हमें 5 बॉल्स दी हुई हैं और 5 बॉल्स में से अगर हमें 3 बॉल्स को सेलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 5C3। 5C3 इन जनरल बात करें एन में से आर का सिलेक्शन करना है तो NCR का सिलेक्शन के वेज आएंगे, एन में से आर का सिलेक्शन के तरीके होंगे NCR और फॉर्मूला बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल हमारा क्या होगा 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अरेंजमेंट के तरीके कितने आए, n आर्टिकल्स को अगर अरेंज करना है नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे n फैक्टोरियल के, और क्योंकि यहाँ पे 5 आर्टिकल्स थे तो नंबर ऑफ वेज आए हमारे 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120। और 5C3 आ जाएगा हमारा 5 फैक्टोरियल यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 20/2 यानी कि 10 वेज आएंगे। क्लियर है। बाकी हर एक क्वेश्चन में हम बिना इस फॉर्मूले का यूज किए भी जहां तक पॉसिबल होगा चीज़ों को समझते चलेंगे, बट ये बातें भी समझ में आनी चाहिए। क्लियर है। ओके अब एक और छोटी सी बात को देख लेते हैं। लेट अस से हमें ए से लेके सी तक जाना है वाया बी। ओके और ए से बी तक जाने के देयर आर टोटल 2 वेज एंड बी से सी तक जाने के देयर आर टोटल लेट अस से 3 वेज। एंड ए से सी तक जाने का भी डायरेक्टली एक रास्ता है। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग कि नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम ए टू सी कितने होंगे। पॉज द वीडियो और खुद से पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ए से सी तक जाने के नंबर ऑफ वेज टोटल कितने होने वाले हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं ए से सी तक जाने के हमारे पास कितने रूट हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट रूट हो सकता है, वाया बी ना जाए, डायरेक्टली ए से सी तक चले जाए, और ए टू सी वाया बी विच इंप्लाइज कि ए से बी तक जाएंगे पहले और फिर एंड बी से सी तक जाएंगे। Isn't it so? अब अगर डायरेक्ट ए से सी तक जा रहे हैं तो सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता है, ओनली वन वे इज देयर। बट अगर ए से बी तक जा रहे हैं एंड बी से सी तक जा रहे हैं, एंड यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ए से बी तक जाने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं 1 2 2 वेज हैं, और बी से सी तक जाने के 1 2 एंड 3 वेज हैं। तो 2 इंटू 3 यानी कि टोटल 6 वेज आएंगे ए से सी तक वाया बी जाने के। और क्वेश्चन टोटल वेज पूछ रहा है, टोटल वेज आ जाएंगे 1 + 6 विच इज इक्वल टू 7 वेज। क्या ये बात समझ में आती है। ठीक है, सो अब अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 1, question number 1 is from UPSC CSE 2022. How many 3-digit natural numbers without a repetition of digits are there such that each digit is odd and number is divisible by 3? 3-digit natural numbers क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स। ओके, डिजिट्स हमारे कौन कौन से होंगे। जब भी हम डिजिट्स की बात करते हैं, डिजिट्स आर ऑल सिंगल डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ऑल दीज आर डिजिट्स जिनसे कि हमारा डेसिमल सिस्टम बनता है। कोई भी नंबर बना सकते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी 3-digit नेचुरल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स बनाने हैं, 3 अंकीय प्राकृतिक संख्याएं बनानी है विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स, यानी कि एक डिजिट को हम एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और कंडीशन ये भी है कि ईच डिजिट इज ऑड, प्रत्येक अंक हमारा विषम होगा, ऑड होगा, यानी कि सम को नहीं ले सकते। तो ऑड डिजिट्स हमारी कौन सी हैं, ऑड डिजिट्स हैं 1 3 5 7 एंड 9, दीज 5 आर ऑड डिजिट्स, और बचे हुए 5 हमारे इवन डिजिट्स होंगे। और नंबर को डिविजिबल बाई 5 भी होना है। डिविजिबिलिटी बाई 5 का कंडीशन क्या होता है कि यूनिट डिजिट पे हमारा अगर 5 से डिविजिबल होना है तो यूनिट डिजिट पे या तो फिर 0 आए और या फिर 5 आए, 0 आए या फिर 5 आए। 0 आ नहीं सकता है बिकॉज हमने सिर्फ और सिर्फ ऑड डिजिट्स लेनी है, यानी कि 5 आ सकता है, 5 आ सकता है। ये बात की क्लैरिटी तो हो गई। अब 3 डिजिट के हमें नेचुरल नंबर्स बनाने हैं, और एक चीज कंफर्म्ड है कि यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, इकाई की जगह पे 5 ही आने वाला है, क्योंकि 5 आएगा तभी 5 से विभाज्य होगा, तभी 5 से डिविजिबल होगा, यानी कि सिर्फ एक तरीका है यूनिट डिजिट पे हमारा 5 आ जाए। अब बाकी प्लेसेस की बात करते हैं। 5 ऑलरेडी आ चुका है तो अब 5 को यूज नहीं कर सकते, यानी कि 1 3 7 9 में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। पहले प्लेस पे 4 ऑप्शन है, किसी भी एक को हमने यूज कर लिया, लेट अस से 3 को यूज कर लिया, तो अब 3 को यूज नहीं कर सकते आगे। 1 7 9 में से किसी को यूज करेंगे, यानी कि 3 वेज होंगे। तो 4 × 3 × 1 टोटल 12 नंबर्स हमारे बनेंगे। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है। ओके, क्या ये बात क्लियर होती है।
अब वैसे तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हमारा पे फिनिश हो जाता है यहाँ पे, बट जस्ट इन केस एक ऑर्डरिंग के लिए कई बार हमें काउंटिंग ऑर्डर्स में भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए अगर हमें ये सारे के सारे 12 नंबर्स बनाने होते तो हम कैसे बनाते। ठीक है, ध्यान से इस बात को समझना। अब एक चीज तो क्लियर है कि लास्ट में तो 5 आ रहा है सारे नंबर्स में, ठीक है, बट स्टार्ट अगर कभी भी हमें एक ऑर्डरिंग करना है, एक काउंटिंग करना है एक ऑर्डर में, तो हमेशा स्टार्ट करो किसी एक ऑर्डर से, या तो लार्जेस्ट से या फिर स्मॉलेस्ट से। अगर हम स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करें यानी कि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला नंबर क्या बनेगा, 135, 135, इजंट इट सो। अब 5 तो फिक्स्ड है, वो तो हर हमेशा लास्ट में आना है। और 1 से बनने वाले कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, 1 7 5 1 9 5। सो ये 3 नंबर्स हमारे 1 से बन गए। सिमिलरली 3 से बनाओगे 3 1 5 3 7 5 3 9 5। 7 से बनाओगे 7 1 5 7 3 5 7 9 5, और ऐसे 3 नंबर्स बनेंगे 9 से, 9 1 5 9 3 5 एंड 9 7 5। टोटल हमारे 12 नंबर्स बन गए। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, हमेशा एक ऑर्डर में जाओगे तो कभी भी कठिनाई नहीं आएगा, डिफिकल्टी नहीं आएगा, तुम सारे के सारे नंबर्स या जो भी ऑर्डर में काउंटिंग तुम्हें करना है वो इजीली कर पाओगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन नॉन जीरो डिजिट नॉन जीरो डिजिट का मतलब है वो पासवर्ड में अंग्रेजी वर्ड में आके गैर शून्य अंक। नॉन जीरो डिजिट यानी कि 1 से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। हम जीरो को नहीं ले सकते उस केस में। 9 डिजिट्स है हमारे पास नॉन जीरो। One non-zero digit, one vowel and one consonant from English alphabet in capital are to be used in forming passwords, such that each password has to start with a vowel and end with a consonant। यानी कि ऑर्डर हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, स्टार्ट करेगा वॉवल से पासवर्ड हमारा, एंड करेगा कॉन्सोनेंट पे। ओके, और एग्जैक्टली एक नॉन जीरो डिजिट लेना है, एक वॉवल लेना है और एक कॉन्सोनेंट लेना है। यानी कि पहले वॉवल आया, लास्ट में कॉन्सोनेंट आया, तो बीच में हमारी डिजिट आएगी। ओके, वॉवल कितने हैं, 5 वॉवल्स है इंग्लिश अल्फाबेट में, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और डिजिट्स हैं 9 हमारी, बिकॉज जीरो को नहीं ले सकते। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 9 इंटू 21, बिकॉज एक वॉवल लेना है एंड एक डिजिट लेनी है एंड एक कॉन्सोनेंट लेना है। तो 5 इंटू 9 इंटू 21 दैट इज 45 इंटू 21 विच इज 45 इंटू 20 900 प्लस 45 945 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ये तब आंसर है हमारा जबकि हमें ऑर्डर फिक्स्ड है, वॉवल से स्टार्ट किया, कॉन्सोनेंट पे एंड किया, यानी कि मिडिल में डिजिट आएगा। बट अगर ऑर्डर फिक्स्ड नहीं होता, इफ ऑर्डर वॉज नॉट फिक्स्ड, तब क्या करते, इफ ऑर्डर वॉज नॉट फिक्स्ड, अगर ऑर्डर फिक्स नहीं होता तब फिर हमारा स्टार्ट में वॉवल आ सकता था, फिर डिजिट आती, फिर कॉन्सोनेंट आता, या स्टार्ट में वॉवल आता फिर कॉन्सोनेंट आता फिर डिजिट आती, या स्टार्ट में कॉन्सोनेंट आता फिर वॉवल फिर डिजिट। तो ऐसे मल्टीपल तरीके बन सकते थे, यानी कि वॉवल कॉन्सोनेंट डिजिट को हम अरेंज कर सकते थे। इन तीनों को अरेंज करने के कितने तरीके आएंगे, बिकॉज 3 आइटम्स हैं यहाँ पे, वॉवल डिजिट और कॉन्सोनेंट, तो अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे हमारे 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6 वेज। ठीक है, ऑलरेडी हमने कितने देख लिए हैं, 2 देख लिए हैं। सिमिलरली सी डी वी, सिमिलरली डी वी सी और डी सी वी, टोटल 6 वेज आ जाते हैं हमारे वॉवल कॉन्सोनेंट और डिजिट को अरेंज करने के। और हर एक वे में नंबर ऑफ वेज हमारे आते हैं 5 इंटू 9 इंटू 21, ऑर्डर बदलता उनका बट मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही रहता। तो टोटल नंबर ऑफ वेज तब हमारे हो जाते हैं 6 इंटू 9 45, यानी कि 5400 प्लस 270, तो 5670 वेज आते हैं उस केस में। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि अगर हमारा ऑर्डर फिक्स नहीं होता तो नंबर ऑफ वेज आ जाते हैं 5670। ये तो एक वेरिएशन हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक और वेरिएशन लेते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज ये है, स्टार्ट में क्या लिखा है, इन कैपिटल। ये चीज क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज अगर हम कभी पासवर्ड बनाते हैं तो वहां पे अगर हम चाहे तो कैपिटल ए का भी यूज कर सकते हैं और स्मॉल ए का भी यूज कर सकते हैं, और दोनों डिफरेंट होंगे, पासवर्ड में दोनों ही वैल्यूज डिफरेंट होगी, इजंट इट सो? तो हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों को ही कैपिटल और स्मॉल दोनों फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ये बात भी ध्यान में रखना है। तो अगर इन कैपिटल की बजाय मेंशन ये होता है कि कैपिटल और स्मॉल दोनों को ही यूज कर सकते हैं, इस बात को भी हमें समझना है, क्योंकि पासवर्ड में दोनों चीजें मैटर करता है। ठीक है, कि अगर हमें ऑर्डर ये फिक्स्ड भी होता, बट अगर दोनों चीजें यूज करना पॉसिबल होता कि ऑर्डर फिक्स्ड है, बट लेटर्स कैन बी यूज्ड इन कैपिटल और स्मॉल। लेटर्स को हम कैपिटल में भी यूज कर सकते हैं और स्मॉल में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हर एक लेटर के लिए 2 चॉइसेस है हमारे पास। ठीक है, ऑर्डर सेम है, वॉवल डिजिट कॉन्सोनेंट। ओके,
तो पहले प्लेस पे वॉवेल के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, बट साथ में हमको ये भी पता है कि हर एक वॉवेल के लिए 2 ऑप्शन है, यानी कि बेसिकली हमारे पास 5 ऑप्शन तो हैं, बट 5 में से हम कैपिटल यूज करेंगे या स्मॉल यूज करेंगे, तो यानी कि 5 इंटू 2 ऑप्शन हो जाएंगे, हर एक के लिए 2 ऑप्शन हो जाएंगे। डिजिट में तो ये 9 ही ऑप्शन रहेंगे, और डिजिट को तो कैपिटल या स्मॉल कर नहीं सकते, जैसा है वैसा ही आएगा। और फिर कॉन्सोनेंट्स में भी यही सेम कहानी होगी, 21 इंटू 2 हो जाएगा, तो टोटल नंबर हमारा आ जाएगा 945 इंटू 4। तो अगर कैपिटल स्मॉल दोनों भी यूज कर सकते होते तो 3600 3780 वेज आ जाते हैं उस केस में। तो क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि हमने इसी क्वेश्चन के 2 और वेरिएशन भी कर लिए, सो दैट एग्जाम में अगर क्वेश्चन थोड़ा फंसाता है, चेंज होता है, तो हम उस बात को समझ पाए। ठीक है, या ये बातें भी हमें समझ में आनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 entrants, a player is eliminated whenever he loses a match. 150 प्रतिभागियों वाले शतरंज के टूर्नामेंट में जब भी कोई खिलाड़ी मैच हारता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। मैच हारने पे अगर खिलाड़ी को बाहर कर दिया जा रहा है, इफ अ प्लेयर इज बीइंग एलिमिनेटेड व्हेनेवर ही लूजेस अ मैच, दैट इंप्लाइज कि हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट है। नॉकआउट टूर्नामेंट है, जो गेम हारे उस गेम से बाहर हो गए। ठीक है, देन क्वेश्चन इज सेइंग इट इज गिवन दैट नो मैच रिजल्ट्स इन अ टाई और ड्रॉ, यानी कि न टाई होगा न ड्रॉ होगा, तो मैच में हमेशा जीत या हार होगी। सम विल बी विनिंग द चेस मैच एंड द अदर पर्सन विल बी लूजिंग। हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड इन द इंटायर टूर्नामेंट? 150 प्लेयर्स हैं, इंटायर टूर्नामेंट में कितने मैचेस होंगे? और थिंक अबाउट इट, इनिशियली हमारे प्लेयर्स कितने हैं? 150 हैं, क्या लिख रहा हूँ? ठीक है, इनिशियली प्लेयर्स हैं 150, और अगर हमें मैचेस कराने हैं उनके बीच में, 2-2 के मैचेस होंगे, यानी कि कितने मैचेस हो सकते हैं? 75 मैचेस हो सकते हैं 150 प्लेयर्स के बीच में, 75 मैचेस होंगे, इजंट इट सो? और इन 75 मैचेस में स्टोरी क्या बनेगी? विनर्स कितने होंगे? 75 ऑब्वियसली। और लूजर्स कितने होंगे? वो भी 75 होंगे। और लूजर्स क्योंकि एलिमिनेट भी हो जाएंगे, एलिमिनेशंस भी हो जाएंगे 75। ठीक है, अब ये जो विनर्स हैं हमारे, ये नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट राउंड में 75 प्लेयर्स को मैच खेलने हैं। अब प्रॉब्लम ये है 75 एक ऑड नंबर है, तो 75 में से हम 74 के मैचेस तो करा सकते हैं, यानी कि 37 मैचेस होंगे, एक प्लेयर रिजर्व में रहेगा। ठीक है, उसको बाद में खिलाना पड़ेगा। 37 मैचेस हुए हमारे, और 37 मैचेस में 37 विनर्स होंगे और 37 एलिमिनेशंस होंगे या लूजर्स होंगे। लूजर्स तो गेम से बाहर हो जाएंगे। अभी जो 37 प्लेयर्स हमारे जीत गए हैं, ये नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर जाएंगे, और ये जो एक प्लेयर हमारा एक्स्ट्रा बचा है, ये भी नेक्स्ट राउंड में जाएगा। 37 + 1 यानी कि 38 हो जाएंगे, 38 प्लेयर्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ मैचेस तो डिवाइड बाई 2 होंगे, यानी कि 19 होंगे, 19 होंगे। अगर 19 मैचेस है, यानी कि 19 विनर्स है और 19 लूजर्स हैं। लूजर्स एलिमिनेट हो जाएंगे, विनर आगे फिर से नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर जाएंगे। पहले ध्यान से समझते चलो, फिर लास्ट में एक बार शॉर्ट में समझेंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बट अप्रोच समझ जाओगे तो इसका कोई वेरिएशन को भी समझ पाओगे। 19 विनर्स हो गए हमारे, नेक्स्ट राउंड में 19 आ गए। अब पूरे 19 के मैच नहीं करा सकते क्योंकि ऑड नंबर है, यानी कि 19 को हम लिख सकते हैं 18 + 1। अब अगर हम 18 का मैच करा दें, एक को रिजर्व पे रख दें, 18 के मैचेस होंगे 9, 9 विनर्स होंगे और 9 लूजर्स होंगे। लूजर्स एलिमिनेट हो जाएंगे और ये विनर्स अगले राउंड में क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट राउंड में टोटल बचे कितने? 9 + 1 10 हो गए, और 10 के मैचेस हम करा देंगे कितने? 5, 5 विनर्स 5 लूजर्स, लूजर्स एलिमिनेट हो जाएंगे और ये 5 अगले राउंड में क्वालिफाई हो जाएंगे। अब इन 5 में भी वही कहानी होगी, 4 + 1, 4 के मैचेस कराएंगे, 1 एक्स्ट्रा बचा रहेगा। 4 के मैचेस होंगे 2, 2 विनर्स होंगे और 2 लूजर्स होंगे। लूजर्स एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि 2 + 1 3 प्लेयर्स हमारे बचे रहेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा सेपरेटली साइड में लिख देते हैं, 3 प्लेयर्स हमारे बचे रहेंगे। अब इन 3 प्लेयर्स में से 2 का मैच करा दोगे। ठीक है, तुमने पहले 2 का मैच करा दिया, 2 + 1 हो गया। पहले 2 का मैच कराओगे, एक विनर होगा, एक लूजर होगा। और अब ये जो विनर है, इसका जो एक एक्स्ट्रा प्लेयर बच गया है, इससे मैच करा दोगे तो इनका मैच होगा, जिसमें कि एक विनर होगा और एक लूजर होगा, यानी कि सारे के सारे प्लेयर एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक फाइनल विनर बचेगा हमारा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो ये पूरे नॉकआउट टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए हमारे, काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए? ठीक है, कितने मैचेस हुए? नंबर ऑफ मैचेस उतने ही होंगे जितने कि विनर्स है हमारे टोटल।
75 plus 37 that is 112, 112 plus 19 is 131 plus 9 140 plus 7 147 plus 2 149, यानी कि नंबर ऑफ मैचेस हमारे आए हैं 149, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, क्योंकि 150 हमारे एक थोड़ा ट्रिकी नंबर था, दैट इज वाई यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर कोई सिंपल नंबर दिया होता, लेट अस से नंबर हमारा होता 64 प्लेयर्स हैं और तुम नॉकआउट टूर्नामेंट करा रहे हो, बिकॉज 64 हमारा 2 का मल्टीपल है, 2 टू द पावर 6 है, तो यहाँ पे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। 64 प्लेयर्स हैं, इनिशियली 32 मैचेस होंगे, जिसमें से कि 32 विनर्स होंगे और 32 लूजर्स होंगे। लूजर्स हो जाएंगे एलिमिनेट, और विनर्स के बीच में फिर मैचेस कितने होंगे? अब ये विनर्स के बीच में 16 मैचेस होंगे, जिसमें से कि 16 विनर्स होंगे और 16 लूजर्स होंगे। लूजर्स एलिमिनेट हो जाएंगे और इन 16 प्लेयर्स के बीच में 8 मैचेस होंगे, 8 विनर्स और 8 लूजर्स। लूजर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इन 8 विनर्स के बीच में 4 मैचेस होंगे, 4 विनर्स और 4 लूजर्स। लूजर्स एलिमिनेट हो जाएंगे और विनर्स के बीच में फिर 2 मैचेस होंगे, जिसमें से कि 2 विनर होंगे और 2 लूजर्स होंगे। लूजर्स एलिमिनेट हो जाएंगे और फिर 2 विनर्स के बीच में फाइनल मैच होगा, और जिसमें कि विनर डिसाइड होगा। नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए? 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 8 56 प्लस 460 प्लस 262 प्लस 163 मैचेस हुए। क्या ऑर्डर समझ पा रहे हो? 64 प्लेयर्स थे हमारे और 63 मैचेस हुए। पिछले बार हमने कितना देखा था? 150 प्लेयर्स थे और 149 मैचेस हुए, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये नॉकआउट मैचेस हैं, नॉकआउट मैचेस हैं। तो जब भी कभी नॉकआउट टूर्नामेंट होगा और गेम हारते ही प्लेयर बाहर हो जा रहा है, लेकिन नॉकआउट टूर्नामेंट में सिर्फ एक विनर होने वाला है, रेस्ट ऑल विल बी लूजर्स, और एक गेम हारते ही बाहर हो जाएंगे। तो अगर 150 प्लेयर्स हैं, यानी कि 1 विल बी विनर अल्टीमेटली और 149 लूजर्स हैं, और ये जो लूजर्स हैं ये कोई मैच हारेंगे तब तो लूजर बनेंगे, यानी कि 149 अगर लूजर्स हैं तो 149 मैचेस होने पड़ेंगे। तो बेसिकली इफ देयर आर n प्लेयर्स इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट, तो नंबर ऑफ मैचेस होंगे n-1, बिकॉज एक विनर होगा, बाकी सब लूजर्स होंगे, तो n-1 मैचेस होंगे। तो शॉर्ट में ये बात समझना है, 150 अगर इंट्रेंट्स हैं तो 149 मैचेस होंगे, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्लियर है? ये बात स्ट्रेट अवे बता सकता था, बट अगर पहले एक प्रोसेस नहीं समझोगे तो कई बार क्वेश्चन में जब कहीं पे मॉडिफिकेशन आएगा, कोई वेरिएशन आएगा, तो वहां पे अटक जाओगे। क्लियर है? इसलिए पूरा ये प्रोसेस समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना कि एंड रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B and C are 3 places such that there are 3 different roads from A to B, 4 different roads from B to C and 3 different roads from A to C. A, B और C 3 स्थान है, और इस तरह से ये 3 स्थान है कि A से B तक 3 अलग अलग सड़कें हैं, B से C तक 4 अलग अलग सड़कें हैं और A से C तक 3 अलग अलग सड़कें हैं। इन सड़कों का उपयोग करके कोई A से C तक कितने अलग अलग तरीकों से यात्रा कर सकता है? सिमिलर क्वेश्चन जैसा हमने एग्जाम्पल में किया स्टार्ट में। A से B तक 3 डिफरेंट रोड्स हैं, देन B से C तक 4 डिफरेंट रोड्स हैं, एंड लास्टली A से C तक डायरेक्टली भी 3 डिफरेंट रोड्स हैं। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग कि A से C तक कितने तरीकों से जा सकते हैं। तो देयर आर 2 वेज है। वन इज अ डायरेक्ट वे, डायरेक्टली A से C तक चले जाओ, और सेकंड है A से B तक जाओ एंड देन B से C तक जाओ, है कि नहीं? ठीक है, सो डायरेक्ट वेज कितने होंगे A से C तक जाने के? 3 वेज हैं, स्ट्रेट अवे गिवन है क्वेश्चन में। डायरेक्ट वेज तो 3 है, और A से B देन B से C जाने के, A से B तक जाने के 3 वेज हैं, एंड देन B से C तक जाने के 4 वेज हैं। तो 3 into 4 यानी कि 12 वेज हो जाएंगे, और 3 + 12 आंसर विल बी 15 वेज। तो देयर विल बी टोटल 15 वेज, ऑप्शन सी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There are 9 cups placed on a table arranged in equal number of rows and columns, out of which 6 cups contain coffee and 3 cups contain tea. 9 cups हैं जिनमें से कि 6 कप कॉफी कंटेन करते हैं, 3 cups टी कंटेन करते हैं।
9 कप है, समान संख्या में पंक्ति और स्तंभों में रखे होंगे, यानी कि रोज और कॉलम्स रखे हुए। तो कितने रोज और कितने कॉलम्स होंगे? 3 × 3 होंगे, 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। 3 rows and 3 columns. Row 1, row 2, row 3 and column vertical होंगे, column 1, column 2 and column 3. In how many ways can they be arranged so that each row should contain at least 1 cup of coffee? Condition क्या है? Each row should contain at least 1 cup of coffee. यानी कि क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी रो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कि एक भी कप ऑफ कॉफी नहीं हो। टोटल 6 कप्स ऑफ कॉफी है, कोई भी रो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कि एक भी कप ऑफ कॉफी नहीं हो। Isn't it so? यानी कि हर एक रो में कम से कम 1 कप तो जरूर होना चाहिए कॉफी का। क्या ये बात क्लियर है? और अगर कोई एक रो ऐसा हो गया जिसमें कोई कप ऑफ कॉफी नहीं है, तो उस रो में क्या होगा? सिर्फ टी कप्स होंगे, सिर्फ टी कप्स होंगे। और एक रो में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट है, 3 प्लेसेस है और 3 ही टी के कप है। यानी कि वो 3 जितने भी टी के कप है, सारे के सारे टी के कप अगर एक ही रो में आ जाएंगे, लेट अस से हमने रो 3 में सारे के सारे टी कप रख दिए, कोई भी कॉफी का कप नहीं आया, तो अब कॉफी के कप ही आने वाले हैं बाकी जगहों पे। इजंट इट सो? तो कितने तरीकों से हमारा ऐसा हो सकता है कि ये कंडीशन गड़बड़ हो जाए? या तो रो 3 में सारे के सारे टी कप्स आ जाए, भाई सारे टी कप्स या तो रो 3 में आ जाए, ये एक तरीका हो सकता है। या फिर तरीका हो सकता है कि रो 2 में आ जाए सारे के सारे टी कप्स। या फिर थर्ड वे हो सकता है जबकि रो 1 में आ जाए सारे के सारे टी कप्स। इजंट इट सो? तो या तो रो 3 में तीनों टी कप्स आ जाए, या रो 2 में आ जाए, या रो 1 में आ जाए। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन हो जाएगी, इन तीनों में से कोई भी एक केस बन जाएगा हमारा, तो वो केस हमारा काम का केस नहीं होगा। इसके अलावा बाकी सारे केसेस में हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि अगर 2 टी कप्स लेटर से आते हैं लास्ट रो में और एक कॉफी आ जाता है, ठीक है, और एक कॉफी आ जाता है, तो अब बचे हुए में हमें पक्का पता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि बाकी में कॉफी ना आए, क्योंकि अब एक ही टी कप बचा है, वो कहीं ना कहीं पे तो प्लेस कर दोगे, लेटर से यहाँ प्लेस कर दिया, तो अब बाकी सब जगह कॉफी आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ यही 3 कंडीशन हमारा काम खराब करेंगी। इनमें से कोई भी एक आता है तो प्रॉब्लम है। तो टोटल केसेस हम निकाल लेते हैं और टोटल केसेस में से हम रिमूव कर देंगे इन 3 केसेस को। टोटल में से इन 3 केसेस को हम रिमूव कर देंगे। टोटल केसेस कितने आने वाले हैं? 9 कप्स हैं, 9 कप्स की प्लेसेस हैं, जिनमें से कि 6 में हम कॉफी रखने वाले हैं। तो चाहे 9 में से 6 को सेलेक्ट कर लो तो 6 प्लेसेस पे कॉफी रख दोगे, बचे हुए में टी आ जाएगा, या फिर 3 को सेलेक्ट कर लो, 3 में टी रख दोगे तो बाकी में कॉफी आ जाएगा। और दोनों एक ही है, 9C6 इज इक्वल टू 9C3। या इन जनरल अगर n में से r को सेलेक्ट कर रहे हो तो NCR इज इक्वल टू NCn-r। बिकॉज अगर r को सेलेक्ट कर लिया तो n-r तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए। सिलेक्शन और रिजेक्शन के तरीके हमेशा सेम होंगे। ओके, तो 9C3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस विल बी 9C3 - 3। और 9C3 क्या वैल्यू क्या आएगा? 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, विच इज 9 इंटू 8 इंटू 7, दिस डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो पहले ही ऊपर भी था नीचे भी था, तो उसको तो रिमूव कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो दिस विल बी 4 बचा और 3 बचा, यानी कि 84 बचा। तो दिस विल बी 84 - 3, 81 केसेस। तो आंसर आ जाएगा 81 केसेस, ऑप्शन डी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा सवाल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The letters A, B, C, D and E are arranged in such a way that there are exactly 2 letters between A and E. A, B, C, D और E को इस तरह से अरेंज किया है such that there are exactly 2 letters between A and E. How many such arrangements are possible? A, B, C, D को इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि A और E के बीच में exactly ठीक 2 अक्षर हैं। तो ऐसी कितनी व्यवस्थाएं, ऐसे कितने अरेंजमेंट हमारे संभव है? ओके, तो A और E के बीच में exactly 2 अक्षर, 2 लेटर्स हमारे आएंगे। तो ये तरीका हो सकता है हमारा, isn't it so? अब अगर 2 लेटर्स इनके बीच में आ रहे हैं, टोटल लेटर्स हमारे कितने हैं? 5 हैं, और पांचों को अरेंज करना है, तो कुल मिला के ये तो हमारे 4 लेटर्स आ गए। 5th लेटर कहां पे आ सकता है? तो 5th लेटर या तो हमारा लास्ट में आएगा, या ऐसा हो सकता है 5th लेटर हमारा स्टार्ट में आ जाए। ये भी तो पॉसिबल है कि नहीं? ठीक है, सिमिलरली जैसे ए और ई आ सकता है, ये तो नहीं कहा है कि पहले ए आए फिर ई आए, यानी कि यही ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, यानी कि पहले ई आ जाए फिर ए आए, यानी कि 4 केसेस हमारे बन रहे हैं। और ए और ई को हमने फिक्स कर दिया इन चारों केसेस में, ए और ई को तो फिक्स कर दिया। बचे हुए लेटर्स कौन से हैं? बी, सी एंड डी, और इनको हर एक केस में फिक्स करना है। तो इनको फिक्स करने के तरीके कितने होंगे? इनको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल।
3 फैक्टोरियल तरीके होंगे, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज 4 इंटू 6, यानी कि 24 वेज हो जाएंगे, 24 वेज हो जाएंगे, ऑप्शन सी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, इसी बात को देखने का एक और तरीका है कि पहले हम बी सी और डी को अरेंज कर लें, इंस्टेड ऑफ ए और ई को अरेंज करने के हम पहले बी सी डी को अरेंज कर लें। और बी सी डी को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 3 लेटर्स हैं, नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 3 फैक्टोरियल, विच इज 6 वेज। अब इनको अरेंज करने के बाद में, अब क्योंकि ए और ई को हमने इस तरह से रखना है कि उनके बीच में एग्जैक्टली 2 लेटर्स हो, तो या तो हमारा ए और ई इन प्लेसेस पे आ सकते हैं, या फिर ए और ई को बी और सी के बीच में एक को रखोगे और डी, यानी कि ये प्लेसेस होंगे। ठीक है, क्योंकि बी सी डी का एग्जैक्टली पोजीशन फिक्स नहीं है, बस ये है कि ये हमारे 3 लेटर्स रखे हुए हैं। तो अब या तो एक लेटर यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, और या सेकंड केस बन सकता है एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, 2 केसेस बनेंगे हमारे, यानी कि 6 वेज इंटू 2, इन दोनों में से किसी वे को सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही तुमने इन 2 प्लेसेस को सेलेक्ट कर लिया, लेटर से इस वाले को सेलेक्ट किया है, तो अब या तो पहले ए रखोगे फिर ई, या पहले ई फिर ए, यानी ए और ई आपस में अरेंज हो सकते हैं, उसके तरीके होंगे इंटू 2, 2 तरीके उसके भी होंगे। तो 6 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 24 वेज हमारे टोटल आ जाएंगे। जिस भी तरीके से बात समझ में आए उस तरह से सॉल्व कर लो, ऑप्शन सी 24 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है? ओके, तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इन दिस पर्टिकुलर सेशन। आई बिलीव सेशन में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो सारे के सारे समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई इतू सा भी डाउट रहा हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करना, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट डाउट एज वेल। ठीक है, बिल्कुल डाउट दिमाग में रख के नहीं चलना है, सारे के सारे डाउट तुम्हें खत्म करके जाना है। ओके, और अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। तुम कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में चाहते हो वीडियो, या कोई तुम्हारा डाउट है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो @ADITYAKT, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं आया था। बाय बाय, टेक केयर।